लालची रसगुल्ला वाला। राजेश गली गली जाकर अपनी साइकिल पर रसगुल्ले बेचता था। उसके रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट थे। लोग उसके आने का इंतजार किया करते थे। अरे भाई राजेश, आज तो बड़ी देर कर दी आने में। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब जल्दी से 2 प्लेट रसगुल्ले खिला दो। हाँ भाई, अभी लो। इस तरह राजेश दूर दूर तक साइकिल पर रसगुल्ले बेचने जाता था और लोग उसके रसगुल्ले खुशी खुशी खाते। उसकी कमाई तो अच्छी थी, पर अपनी कमाई से वह संतुष्ट नहीं था। वह और पैसा कमाना चाहता था। अरे, इस तरह गली गली घूम के पैसा कमाने में कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तो तब है जब मेरी अपनी दुकान हो और मैं वहाँ पर रसगुल्ले बेचूं। एक उपाय है मेरी नजर में। क्या उपाय है तुम्हारे पास? आपके रसगुल्ले सब बहुत खुश होकर खाते हैं। कब से आपने दाम भी नहीं बढ़ाए। थोड़ा दाम दुगना कर दीजिए और फिर देखिए फायदा भी दुगना ही होगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं ऐसा ही करूँगा। अब से 5 रुपए का नहीं, 10 रुपए का एक रसगुल्ला बेचूंगा। राजेश ने वैसा ही किया, लेकिन जब सब लोग रसगुल्ले के दाम पूछते तो वो सकते में आ जाते कि अरे, एकदम से दाम दुगने कैसे हो गए। अरे राजेश, तुमने अचानक रसगुल्ले के दाम बढ़ा दिए। और बढ़ाए तो ठीक, लेकिन 1-2 रुपए बढ़ा देते। तुमने तो ठीक दुगने ही कर दिए भाई। ये ठीक नहीं है। अगर तुम्हें महंगे लग रहे हैं तो मत खरीदो। मेरे पास तो बहुत ग्राहक हैं भाई। और कुछ ही दिनों में उसके रसगुल्लों की बिक्री लगभग आधी रह गई। अरे, यह क्या हो गया? मैंने तो सोचा था मेरा लाभ दुगना होगा, लेकिन यहाँ तो बिक्री भी आधी हो गई। ये तो बड़ा नुकसान हो गया जी। लोगों ने रसगुल्ले खरीदने ही बंद कर दिए। मुझे ऐसा नहीं पता था। वो तो ठीक है, पर अब क्या करें? करना क्या है, आप अपने रसगुल्लों के दाम फिर से कम कर दीजिए। हो सकता है सभी ग्राहक फिर से वापस आ जाएं। ज्यादा कमाई के लालच में जो आ रहा था उसे गंवाना कोई समझदारी भी तो नहीं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अब से मैं कभी दाम नहीं बढ़ाऊंगा। इसी दाम पर हमेशा रसगुल्ले प्यार से बेचूंगा। और दाम घटाते ही उसकी बिक्री फिर से बढ़ गई और उसके खोए हुए ग्राहक फिर से वापस आ गए। इसीलिए तो कहते हैं कि किस्मत में जितना लिखा है हमें उतना ही मिलेगा। बैल और ट्रैक्टर की रस्साकशी। चांदपुर गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत ही भोला था और सारा दिन गांव में घूमता रहता था। अरे भोलू, कहाँ जा रहा है भाई? काका, मैं गांव के मंदिर जा रहा हूँ। आज वहाँ पर भंडारा है ना, अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद मिलेगा। हाँ हाँ, जा भाई। तेरे बिना गए तो भंडारा कैसे पूरा होगा। और भोलू हंसते हुए वहाँ से गांव के मंदिर चला जाता है। मंदिर में पहुँचते ही भोलू की नज़र मंदिर के बाहर बनी नंदी बैल की मूर्ति पर पड़ती है और वो उस मूर्ति के साथ खेलने लगता है। वो खेल खेल में उस मूर्ति के ऊपर बैठ जाता है और उसके सींग पकड़कर बोलने लगता है। अरे अरे, कब से बैठे हो? चलो चलो, उठो 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 ना। तभी मंदिर के पंडित जी बाहर आकर भोलू से कहते हैं, अरे बेटा भोलू, ये तुम क्या कर रहे हो? ये पत्थर के नंदी बैल हैं, ये उठेंगे नहीं। चलो जाओ बेटा, कहीं और जाकर खेलो। पंडित जी की बात सुनकर भोलू बड़ी मासूमियत से कहता है, नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है पंडित जी। ये नंदी महाराज एक दिन जरूर उठकर चलेंगे। मेरी बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब तो ये मेरे दोस्त बन चुके हैं ना। अच्छा बेटा, जैसी प्रभु इच्छा। तुम खेलना चाहते हो तो खेलते रहो। और भोलू वहाँ पर रोज आकर उन नंदी बैल से खेलता रहता है और गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन जब भोलू नंदी बैल से खेल रहा था, तभी वहाँ पर विजय नाम का एक लड़का अपना ट्रैक्टर लेकर आता है। वे सभी भोलू का मजाक उड़ाने लगते हैं। पगला भोलू, देखो तो क्या कर रहा है। हाँ हाँ, देखो तो कैसे पत्थर से खेल रहा है। अरे ये तो पागल है। चलो चलो, हम लोग ट्रैक्टर की सैर करते हैं।
बच्चों को अपना मजाक उड़ाता देखकर भोलू उन बच्चों से कहता है, देख लेना, मेरे नंदी महाराज इस ट्रैक्टर को निकाल कर भगा देंगे। अच्छा, तुम्हारे नंदी बैल उठेंगे, मेरे ट्रैक्टर से रस्साकशी करेंगे। ठीक है भोलू, तो 2 दिन बाद अपने नंदी बैल को लेकर गांव के बाहर मैदान में आ जाना, वहीं पर फैसला हो जाएगा कौन जीतता है, मेरा ट्रैक्टर है तुम्हारे नंदी बैल। और सभी बच्चे हंसते हुए वहां से ट्रैक्टर पर चले जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद भोलू रोने लगता है और वो नंदी बैल से कहता है, नंदी महाराज उठो ना, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, आप आएंगे। और ऐसा कहकर भोलू रोता हुआ अपने घर चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और भोलू मंदिर नहीं जाता है। लेकिन 2 दिन बाद वो गांव के मैदान में जाता है। वहां वो देखता है कि विजय ट्रैक्टर लेकर उसका इंतजार कर रहा था। भोलू को अकेला देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक बहुत तगड़ा बैल आ जाता है। लेकिन वो बैल चुपचाप भोलू के पास आकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही प्यार से गर्दन हिलाने लगता है। भोलू उसको प्यार करता है और उसे नमस्कार करते हुए कहता है, अरे अरे, मेरे नंदी महाराज आ गए, आओ महाराज आओ, इस ट्रैक्टर को निकालो और फेंक दो बाहर, देखो मेरे नंदी महाराज आ गए, मैंने कहा था ना। माँ, तुमने देखा ना, देखो देखो, सब लोग देखो। भोलू के ऐसा कहते ही बैल हुंकार भरकर आगे बढ़ता है और ट्रैक्टर को खींचता हुआ दूर ले जाता है। ये हम जीत गए, जय भोलेनाथ। इसीलिए कहते हैं कि भगवान भक्त के वश में होते हैं। सूरजपुर नाम के एक गांव में अरुण करके एक आदमी रहता था। उसका पुराना फैन ठीक करने का व्यापार था। वह हर रोज गांव में जाकर सभी गलियों में घूम के फैन रिपेयर करके घर आता था। एक दिन जब वो बाहर गया था, उस दिन बहुत धूप थी। सुनो सुनो, फैन रिपेयर वाला आया, फैन जितना भी पुरानी हो ठीक करेंगे, जैसा भी हो ठीक करेंगे, ऐसा बोलकर गांव में जा रहा था। लेकिन शाम तक कोई भी उसे नहीं बुलाया। धूप ज्यादा होने के कारण वह थक गया था और उसे सरदर्द भी आने लगा। इसीलिए घर जाकर आराम करने की सोची। जब वह घर जाकर सो रहा था, ठीक 12 बजते ही कुछ ट्रैक्टर चलने की आवाज उसे सुनाई देती है, लेकिन उसको ट्रैक्टर तो दिखाई नहीं दी। वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन भी जब वो सो गया था, फिर से उसे ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, कुछ ट्रैक्टर की तेजी से चलने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे, ये कैसा हो सकता है? अगर आसपास में कुछ नहीं तो ये सब तुम्हारी वहम है। रुको, मैं तुमको एक दवाई देता हूं। तुम इसे हर रोज रात को ठीक सोने से पहले ये दवाई लेकर सो जाना, आराम से सो जाओगे। अरुण ने जाकर ठीक ऐसा ही किया। सोने से पहले दवा खाकर सो गया। अगले दिन दोपहर तक नहीं उठा। जब उसका दोस्त सोनू आकर देखा तो अरुण सो रहा था। अरे उठो अरुण, तुम इतने देर तक सो क्यों रहे हो? देखा, टाइम 3 बज गया है, काम के लिए नहीं जाओगे क्या? उठो उठो। अरे यार, कल रात को मैंने ये दवा खा के सो गया और कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन दवाई किस लिए है? अरे यार, मुझे अजीब से रात को ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई दे रही है, इसीलिए डॉक्टर के पास गया तो ये दवाई दिया है। अरे यार, ये दवाई नहीं है, नींद की दवाई है, और ट्रैक्टर चलने की आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है दाल में कुछ काला है भाई। ऐसा बोलकर अरुण और सोनू गांव में जाकर डॉक्टर के घर के पास जाकर चुपके से देखते हैं। तभी उनको एक सीक्रेट सुरंग की मार्ग दिखाई दिया। वह सुरंग गांव के नीचे से जा रही थी। उसमें जाकर देखा तो वहां पर एक ट्रैक्टर में सोने का स्मगलिंग करते हुए 2 आदमी थे। तभी वहां पर डॉक्टर भी आया और ऐसा बोला, अरे बेवकूफों, कितने बार बोलना है कि ट्रैक्टर को धीरे से चलाया करो। गांव में सबको पता चल गया है इस ट्रैक्टर के बारे में। डॉक्टर को देखते ही अरुण और सोनू को पता चल गया कि डॉक्टर ही ट्रैक्टर में सुरंग की रास्ते से गोल्ड स्मगलिंग कर रहा है। तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। ये बात पता चलते ही पुलिस आकर डॉक्टर को और उन दोनों आदमियों को
गिरफ्तार कर लेती है। बाद में गांव वाले अरुण और सोनू की साहस को देखकर उनको इनाम भी देते हैं। लालची प्याज वाला। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रवि। वह बहुत लालची था। वह सब्जी उगाकर शहर जाकर बेचता था। एक दिन उसने सभी किसानों को बुलाकर कहा, इस बार कोई टमाटर नहीं उगाएगा। अगर हम सिर्फ टमाटर ही उगाएंगे तो बेचेंगे क्या? मैं तो टमाटर नहीं उगाने वाला और आपको भी यही सलाह दूंगा कि टमाटर मत उगाइए। और फिर वह खुद टमाटर उगाकर बोरियों में लादकर शहर चला जाता है। अरे आज कौन सी सब्जी उगाई है रवि? टमाटर उगाए हैं, दाम है 700 रुपए किलो। इतना ज्यादा? थोड़ा तो कम कर दे। अरे क्या मुझे नहीं पता तुम इसे कितने में बेचोगे? आज सिर्फ टमाटर ही है मेरे पास, तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। व्यापारी ने लाचार होकर पैसे दे दिए। घर पर रवि की पत्नी ने उससे कहा, आप तो बड़े ही चालाक हो जी। किसानों को तो टमाटर उगाने के लिए मना कर दिया और खुद मुनाफा बचा लिया। एक औरत खिड़की से यह सब सुन लेती है। वह जाकर किसानों को सब बताती है। अरे सुनो सुनो भाइयों, रवि तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। खुद तुम्हें टमाटर बेचने से मना करके खुद सभी टमाटर शहर जाकर बेच रहा है। जानते हो उसने अपनी खेती टमाटर की ही की है। इतना बड़ा धोखा? वो किसान है इसलिए हमने उस पर भरोसा किया। हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए। तभी सूट बूट पहने एक आदमी आता है और कहता है, मैं कृषि विभाग का अधिकारी हूँ। आजकल प्याज में मिलावट होने की खबर आई है, इसलिए मेरी सलाह यही है कि इस बार प्याज ना उगाएं। आप तो हमारे लिए भगवान हैं। आप जैसा ईमानदार अधिकारी हमने नहीं देखा। यह कहकर सारे किसान हंसने लगे। तभी रवि भी चुपके से यह बात सुन लेता है और वह प्याज उगाने की ही सोचता है और खूब सारे प्याज उगाकर शहर बेचने के लिए ले जाता है। फिर रवि प्याज की बोरियां लादकर शहर जाता है। अरे रवि, अगर प्याज लाए हो तो जाओ और फेंक दो, लेकिन यहाँ मत फेंकना, नहीं तो बदबू आएगी। फिर रवि ठेले पे प्याज बेचने जाता है, लेकिन कोई लेने नहीं आता। यह देखकर रवि अपना सिर पीटने लगता है। तभी वहां किसान आते हैं और उससे कहते हैं, तुमने हमें धोखा दिया था ना? हाँ। अब उसी धोखे की वजह से तुम खुद भुगतो। हमारा नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन तुम्हारा नुकसान तो होना ही चाहिए। तुम लालची और धोखेबाज हो। यह कहकर सभी लोग उसे पीटने लगते हैं और रवि लंगड़ाता हुआ घर चला जाता है। सीख, किसी का नुकसान करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। बांस का ट्रक। चांदपुर में राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता चांदपुर की फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। राजू बहुत शरारती था। वो हमेशा कुछ ना कुछ खुराफाती हरकत किया करता था। एक बार राजू ने अपने पिताजी को शेविंग करते हुए देखा और वो उनकी शेविंग क्रीम को अपने ब्रश में लगाकर उससे ब्रश करने लगा। जब उसके मुंह से झाग निकलने लगी तो वो रोते रोते अपनी माँ के पास गया। माँ देखो ना मुझे क्या हुआ। राजू की माँ उसके मुंह से झाग निकलते हुए देखकर डर गई। अरे अरे राजू, ये क्या मुसीबत बोल ले ली तूने? ये क्यों झाग निकल रहा है? कुछ बताएगा या यूं ही रोता रहेगा? हाँ। राजू ने जब अपनी माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ ने उसकी खूब डांट लगाई। राजू चांदपुर के स्कूल में पढ़ता था। उसी स्कूल में चंदू नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। इसके पिताजी फैक्ट्री में मैनेजर थे। चंदू दिल का बहुत अच्छा था। वो अपने खिलौने के साथ सभी बच्चों के साथ मिलकर खेला करता था। ये देखकर राजू चंदू से बहुत जलता था। आ गया अपने खिलौने लेकर, अब सभी बच्चों उसके साथ खेलेंगे। पता नहीं किस बात का घमंड दिखाता है यहाँ पर ये चंदू। एक दिन चंदू अपना एक खिलौना बड़ा ट्रक लेकर आया। उसे देखकर सारे बच्चे खुश हो गए और चंदू से ट्रक खेलने के लिए मांगने लगे। चंदू हमें भी अपने ट्रक के साथ खेलने दो ना, हमें भी इसमें बिठाओ ना।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ हम सब बैठकर इसमें खेलते हैं। और सभी बच्चे मिलजुल कर चंदू के ट्रक के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन राजू अपनी आदत के अनुसार उससे चिढ़ गया और कहने लगा, मेरे पास तो इससे भी अच्छा ट्रक है। सभी बच्चों ने राजू से कहा, तो ठीक है, कल अपना ट्रक लेकर आना। राजू ने घर आकर अपनी पुरानी साइकिल पर अपने आंगन में पड़े बांस से एक ट्रक की बॉडी बना दी और उसे अपनी साइकिल पर फिट कर दिया। देखने में तो वो एक बांस का ट्रक लग रहा था, लेकिन वो मजबूत नहीं था। अगले दिन वो उसके अंदर बैठकर सभी बच्चों को दिखाने के लिए ले आया। सभी बच्चों ने राजू की कारीगरी की तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर राजू को घमंड आ गया और उसने चंदू को अपने ट्रक के साथ रेस लगाने के लिए कहा और चंदू और राजू दोनों के ट्रकों की रेस शुरू हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद चंदू का ट्रक आगे निकल गया, लेकिन राजू का बांस का ट्रक उसके साइकिल के ऊपर से खुलकर पूरी तरह बिखर गया और जो बाकी रह गया वो थी चंदू की पुरानी साइकिल। ये देखकर सभी बच्चे हंसने लगे। राजू की हालत देखो, अरे इसका चेहरा तो देखो कैसे लाल हो गया है, सारी मेहनत बर्बाद हो गई राजू। तब चंदू ने राजू को समझाया, राजू हम सब मिलकर खेलते हैं, तभी तो मैं सारे खिलौने यहाँ सबके लिए लाता हूँ। चलो आओ, तुम भी हमारे साथ खेलो ना, हम सब दोस्त हैं, हमें मिलकर खेलना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए मेरे दोस्त। अब राजू समझ चुका था कि हमें किसी से जलना नहीं चाहिए। शहर के पागल खाने से एक दिन एक पागल को दूसरे पागल खाने बदली करने के लिए भेजा गया। पागल का नाम था गोपी। गोपी पागल होने से पहले एक ड्राइवर था। रास्ते में एम्बुलेंस रोककर एम्बुलेंस का ड्राइवर चाय पीने उतरा। देखो यहीं रहना, मैं अभी आया। जी साहब, पर हम मेला देखने जाएंगे ना, मुझे झूला झुलाओगे ना? हाँ हाँ, अभी मेले का टिकट लेकर आता हूँ। गोपी ने कुछ देर ड्राइवर का इंतजार किया और गाड़ी को लेकर वहां से चल पड़ा। अरे अरे रोको, कोई रोको उसे पागल ड्राइवर है, रोको रोको। गोपी को रास्ते में एक शादी होती नजर आई। अरे वाह, यहाँ तो मेला लगता है, मेला, चलो चलो अंदर चल के देखता हूँ। गोपी अंदर चला गया। उसने जी भर कर खाना खाया और एक बस की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। बाराती उसी बस में आकर बैठ गए। गोपी ने बस चला दी और सबको उतारकर बस को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। अब वो जहां जी चाहे वहां चला जाता, कभी भी किसी भी गाड़ी को चुरा लेता और अपनी मर्जी से कहीं भी लाकर खड़ा कर देता। ऐसा कई दिन चलता रहा। अब पुलिस को एक पागल और एक गाड़ी चोर की तलाश थी, लेकिन पुलिस को यह नहीं पता था कि दोनों काम एक ही व्यक्ति के हैं। एक दिन रात में गोपी एक गाड़ी के पीछे डिक्की में जाकर सो गया। वो गाड़ी एक बहुत बड़े डॉन की थी, जिसे पकड़ने के लिए 2 लाख का इनाम था। रात में डॉन एक सोने की डील करने दूसरे डॉन को मिलने पहुंचा। डील होते ही सारा सोना गाड़ी में रख दिया गया और वह उस डॉन के पास अगली डील की बात करने चला गया। तभी उसे वहां अपना ड्राइवर दिखा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेले की टिकट मिल गई, चलो चलो मेला देखने चलते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर के इशारे पर इंस्पेक्टर समझ गया कि यही गोपी है। अरे यह तो डॉन की कार है, इसका मतलब चोर कोई और नहीं, गोपी ही है। यही है जो गाड़ियां कहीं भी चलाकर खड़ी कर देता है। अरे गोपी, तुम्हें ये गाड़ी कहाँ से मिली? जहाँ से तुम लाए हो मेला वहीं लगा है, क्या तुम हमें वहाँ ले चलोगे? हाँ हाँ चलो चलो, हम मेला देखने चलेंगे, पर गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। हाँ हाँ तुम ही चला लेना। गोपी कार चलाता है और ड्राइवर और इंस्पेक्टर को अपने साथ उसी जगह ले जाता है जहाँ पर दोनों डॉन थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गोपी को 2 लाख रुपए का इनाम मिल जाता है, जिससे उसका इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में किया जाता है। कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर उसे एक ऑटो इनाम के रूप में दिया जाता है और उसकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। चींटी और कबूतर। एक बड़े जंगल में नदी किनारे एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था। वहीं पास ही दूसरे पेड़ के नीचे चींटियां रहती थी। एक दिन एक चींटी नदी पर पानी पीने आई और पानी पीते ही पानी में गिर गई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कबूतर ने चींटी को देखा और अपने पेड़ को हिला दिया।
जिससे कुछ पत्ते नदी में गिर गए। चींटी, तुम किसी भी पत्ते पर चढ़ जाओ, तुम बच जाओगी। चींटी पत्ते पर चढ़कर बच गई। फिर एक दिन चींटी उस पेड़ के नीचे अपना खाना ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ी। ये कबूतर तो बहुत अच्छा शिकार है, इसे मारकर अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। कबूतर भाई, उड़ जाओ, उड़ जाओ। कबूतर को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, तो उस चींटी शिकारी के पैर पर चढ़ गई और उसे काट लिया। ओहो, मुझे किसने काटा? इतने में चींटी वहां से भाग गई और कबूतर भी उड़ गया। ओह, लगता है ये शिकारी मुझे मारने वाला था। अच्छा हुआ चींटी ने मुझे बचा लिया। सीख, अगर हम किसी का भला करते हैं तो वो भी हमारा अच्छा ही करता है। सूरजपुर नाम के एक गांव में अरुण करके एक आदमी रहता था। उसका पुराना फैन ठीक करने का व्यापार था। वह हर रोज गांव में जाकर सभी गलियों में घूम के फैन रिपेयर करके घर आता था। एक दिन जब वो बाहर गया था, उस दिन बहुत धूप थी। सुनो सुनो, फैन रिपेयर वाला आया। फैन जितना भी पुरानी हो ठीक करेंगे, जैसा भी हो ठीक करेंगे, ऐसा बोलकर गांव में जा रहा था। लेकिन शाम तक कोई भी उसे नहीं बुलाया। धूप ज्यादा होने के कारण वह थक गया था और उसे सर दर्द भी आने लगा। इसीलिए घर जाकर आराम करने की सोची। जब वह घर जाकर सो रहा था, ठीक 12 बजते ही कुछ ट्रैक्टर चलने की आवाज उसे सुनाई देती है, लेकिन उसको ट्रैक्टर तो दिखाई नहीं दी। वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन भी जब वो सो गया था, फिर से उसे ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ ट्रैक्टर की तेजी से चलने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे, ये कैसा हो सकता है? अगर आसपास में कुछ नहीं तो ये सब तुम्हारी वहम है। रुको, मैं तुमको एक दवाई देता हूं। तुम इसे हर रोज रात को ठीक सोने से पहले ये दवाई लेकर सो जाना। आराम से सो जाओगे। अरुण ने जाकर ठीक ऐसा ही किया। सोने से पहले दवा खाकर सो गया। अगले दिन दोपहर तक नहीं उठा। जब उसका दोस्त सोनू आकर देखा तो अरुण सो रहा था। अरे उठो अरुण, तुम इतने देर तक सो क्यों रहे हो? देखा, टाइम 3 बज गया है। काम के लिए नहीं जाओगे क्या? उठो उठो। अरे यार, कल रात को मैंने ये दवा खा के सो गया और कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन दवाई किस लिए है? अरे यार, मुझे अजीब से रात को ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई दे रही है, इसीलिए डॉक्टर के पास गया तो ये दवाई दिया है। अरे यार, ये दवाई नहीं है, नींद की दवाई है। और ट्रैक्टर चलने की आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है दाल में कुछ काला है भाई। ऐसा बोलकर अरुण और सोनू गांव में जाकर डॉक्टर के घर के पास जाकर चुपके से देखते हैं। तभी उनको एक सीक्रेट सुरंग की मार्ग दिखाई दिया। वह सुरंग गांव के नीचे से जा रही थी। उसमें जाकर देखा तो वहां पर एक ट्रैक्टर में सोने का स्मगलिंग करते हुए 2 आदमी थे। तभी वहां पर डॉक्टर भी आया और ऐसा बोला, अरे बेवकूफों, कितने बार बोलना है कि ट्रैक्टर को धीरे से चलाया करो। गांव में सबको पता चल गया है इस ट्रैक्टर के बारे में। डॉक्टर को देखते ही अरुण और सोनू को पता चल गया कि डॉक्टर ही ट्रैक्टर में सुरंग की रास्ते से गोल्ड स्मगलिंग कर रहा है। तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। ये बात पता चलते ही पुलिस आकर डॉक्टर को और उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में गांव वाले अरुण और सोनू की साहस को देखकर उनको इनाम भी देते हैं। डंप ट्रक वाला कन्हैया एक ड्राइवर था। वह एक कंपनी में डंप ट्रक चलाता था। उसका काम खदान से पत्थर लाकर कंपनी में पहुंचाने का था। वह बहुत ही घमंडी और गुस्से वाला था और छोटी छोटी बात पर लोगों से झगड़ा करने लगता था। एक दिन जब मशीन ऑपरेटर उसके ट्रक में पत्थर भर रहा था, अरे बस करो, हटाओ मशीन, मुझे अभी जाना है। अभी तो पूरी गाड़ी भी नहीं भरी, बस 1-2 बार और पत्थर डालने दो। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि गाड़ी में कितना पत्थर भरना है। ऐसा कहकर वह उससे झगड़ा करने लगता है। बाकी ड्राइवर दोनों की लड़ाई छुड़ा देते हैं और कन्हैया वहां से अपना डंप ट्रक लेकर चला जाता है।
खदान और फैक्ट्री के रास्ते में गांव का एक छोटा सा बाजार आता है। कन्हैया बाजार के बीचों बीच डंप ट्रक खड़ा कर कुछ सामान खरीदने के लिए उतर जाता है, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग जाता है। तभी एक पुलिस वाला वहां आता है। अरे इस ट्रक का ड्राइवर कहाँ है? थोड़ी देर बाद कन्हैया वहां आता है तो पुलिस वाला उसे डांटते हुए कहता है, हटाओ अपना ट्रक यहाँ से। अरे साहब तो कहाँ खड़ा करूं, मुझे सामान भी तो लेना है। अरे यह कोई कार है क्या जो तुम इसे लेकर बाजार में सामान लेने आए हो? हटाओ इसे यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ देखा तो तुम्हें थाने में बंद कर दूंगा। अरे हाँ हाँ ठीक है साहब, मेरे लिए तो यह कार ही है। ऐसा कहकर कन्हैया अपना डंप ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। पुलिस वाले कन्हैया की शिकायत उसकी कंपनी में करते हैं। कंपनी का ऑफिसर कन्हैया को बुलाकर उससे कहता है, कन्हैया हमें तुम्हारी काफी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। अगर तुम्हारी एक और शिकायत मिली तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हाँ हाँ अभी निकाल दो नौकरी से, तो तुम्हारा इतना बड़ा डंप ट्रक कौन चलाएगा? ऐसा कहकर वह गुस्से में अपना ट्रक लेकर चला जाता है और आदत अनुसार फिर मार्केट के बीचों बीच खड़ा कर देता है। दोनों तरफ जाम लग जाता है। तभी एक एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है। कन्हैया ट्रक से उतरकर सब्जी खरीदने लगता है। एक आदमी कन्हैया से कहता है, अरे ड्राइवर साहब अपना ट्रक हटा लो, देख नहीं रहे एम्बुलेंस आ रही है। अरे जाओ यहाँ से, सब्जी लेते ही ट्रक हटा दूंगा। कन्हैया जैसे ही सब्जी लेकर ट्रक के पास जाता है तभी उसकी नजर एम्बुलेंस में लेटे अपने बेटे पर पड़ती है। अरे अरे बेटा क्या हुआ तुम्हें? एम्बुलेंस में बैठे स्कूल के मास्टर जी बोलते हैं, क्या ये तुम्हारा बेटा है? खेलते खेलते बेहोश हो गया है, इसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है और पता नहीं किस बेवकूफ ने यह ट्रक यहाँ खड़ा कर दिया है। कन्हैया तुरंत ही वहां से अपना ट्रक हटा देता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके गुस्से के कारण कभी भी किसी का नुकसान हो सकता है और वह कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करने की और ना ही अपना डंप ट्रक रास्ते में खड़ा करने की कसम खाता है। सीख, गुस्से में हम दूसरों का ही नहीं अपना भी नुकसान कर सकते हैं। एक गांव में किशन नाम का एक किसान अपनी माँ के साथ रहता था। वो गांव के जमींदार की जमीन पर खेती का काम करके अपना और अपनी माँ का गुजर बसर किया करता था। किशन बहुत ही मेहनती था, लेकिन वो बहुत ही बेवकूफ़ भी था और उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों की वजह से लोग उस पर हंसा करते थे। एक दिन जमींदार ने किशन से कहा, अरे भाई किशन, जरा नए आम के पेड़ से आम तो लाकर खिलाना। मैंने कल देखा था उस पेड़ के आम पक गए हैं। अभी लाया मालिक, अभी लाया। किशन आम के पेड़ से आम लाकर जमींदार को खाने के लिए भेंट करता है, लेकिन आम खाते ही जमींदार किशन से कहता है, अच्छे, अरे कृष्णा ये आम इतने कड़वे क्यों हैं? मालिक मैंने आम लगाते हुए आम की गुठली के बीच में नीम के बीज भी डाल दिए थे ताकि आम और भी गुणी हो जाएं। कृष्णा की यह बात सुनकर जमींदार अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। एक दिन जमींदार कृष्णा को एक नया मिनी ट्रैक्टर देते हुए कहते हैं, कृष्णा अब ये ट्रैक्टर तुम्हारा है। अब इस ट्रैक्टर से खेतों में काम करना और इसे संभाल कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कृष्णा ट्रैक्टर लेकर अपने घर चला जाता है, लेकिन रात को जब वो ट्रैक्टर बाहर खड़ा करके सो रहा था तभी कुछ शरारती बच्चे उसके ट्रैक्टर के टायरों की हवा निकाल देते हैं। अगले दिन सुबह कृष्णा की माँ उससे कहती है, हाय राम, अरे अरे कृष्णा, ये देख तेरे ट्रैक्टर का लोगों ने क्या हाल किया है। तू सोया ही रहेगा क्या? कृष्णा बाहर आकर ट्रैक्टर की हालत देखता है तो परेशान हो जाता है और बड़ी मेहनत से एक एक करके सारे टायर खोलकर उनमें दोबारा से हवा भरवाता है और उन्हें दोबारा ट्रैक्टर में फिट कर देता है। सारा दिन काम करने के बाद कृष्णा रात को ट्रैक्टर फिर घर के बाहर खड़ा कर देता है और पूरी रात घर की खिड़की पर बैठ के उसकी चौकीदारी करता है ताकि कोई ट्रैक्टर को खराब ना कर दे। ये देखकर कृष्णा की माँ उससे कहती है। माँ की बात सुनकर कृष्णा कहता है, लेकिन माँ अगर किसी ने बांस में आग लगा दी तो? अरे बेवकूफ, अगर इतना ही डर है तो ट्रैक्टर में जाकर क्यों नहीं रहता? माँ की बात सुनकर कृष्णा को एक आइडिया आता है और वो अगले ही दिन एक छोटा सा तिरपाल लेकर अपने मिनी ट्रैक्टर में एक मिनी घर बना लेता है और उसी में रहने लगता है। अब कृष्णा ट्रैक्टर में ही खाता है, पीता है और काम करने के बाद उसी में सो जाता है। सभी लोग उसे समझाते हैं कि कृष्णा घर के आसपास एक चार दीवारी बना ले और उसमें ट्रैक्टर खड़ा करो,
ऐसे ट्रैक्टर में घर बनाकर सोने में खतरा है। लेकिन कृष्णा किसी की बात नहीं सुनता और वो अपने ट्रैक्टर में बनाए मिनी घर में ही रहने लगता है। एक दिन कृष्णा दिन में सारा काम खत्म करके जब रात को अपने मिनी ट्रैक्टर घर में सो रहा था, तभी जोर की आंधी आती है और उसका तूफान उड़ जाता है। कृष्णा को सारी रात ठंड में ही बाहर काटनी पड़ती है। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले जब उसके मिनी ट्रैक्टर घर की हालत देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। और कृष्णा एक बार फिर अपनी बेवकूफ़ी के कारण सभी की हंसी का पात्र बन जाता है और उसे आखिरकार अपने घर के चारों ओर एक चारदीवारी बनाकर ट्रैक्टर उसके अंदर रखना पड़ता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, अगर पहले ही मेरी बात मान ली होती तो इस तरह लोगों की हंसी का पात्र न बनना पड़ता। माँ की बात सुनकर कृष्णा कहता है, हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, मैं समझदारी से ही काम लिया करूँगा। एक गांव में किशन नाम का एक किसान अपनी माँ के साथ रहता था। वो गांव के जमींदार की जमीन पर खेती का काम करके अपना और अपनी माँ का गुजर बसर किया करता था। किशन बहुत ही मेहनती था, लेकिन वो बहुत ही बेवकूफ़ भी था और उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों की वजह से लोग उस पर हंसा करते थे। एक दिन जमींदार ने किशन से कहा, अरे भाई किशन, जरा नए आम के पेड़ से आम तो लाकर खिलाना। मैंने कल देखा था उस पेड़ के आम पक गए हैं। अभी लाया मालिक, अभी लाया। किशन आम के पेड़ से आम लाकर जमींदार को खाने के लिए भेंट करता है। लेकिन आम खाते ही जमींदार किशन से कहता है, अच्छे, अरे कृष्णा, ये आम इतने कड़वे क्यों हैं? मालिक, मैंने आम लगाते हुए आम की गुठली के बीच में नीम के बीज भी डाल दिए थे ताकि आम और भी गुणी हो जाएं। कृष्णा की यह बात सुनकर जमींदार अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। एक दिन जमींदार कृष्णा को एक नया मिनी ट्रैक्टर देते हुए कहते हैं, कृष्णा, अब ये ट्रैक्टर तुम्हारा है। अब इस ट्रैक्टर से खेतों में काम करना और इसे संभाल कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कृष्णा ट्रैक्टर लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन रात को जब वो ट्रैक्टर बाहर खड़ा करके सो रहा था, तभी कुछ शरारती बच्चे उसके ट्रैक्टर के टायरों की हवा निकाल देते हैं। अगले दिन सुबह कृष्णा की माँ उससे कहती है, हाय राम, अरे अरे कृष्णा, ये देख, तेरे ट्रैक्टर का लोगों ने क्या हाल किया है। तू सोया ही रहेगा क्या? कृष्णा बाहर आकर ट्रैक्टर की हालत देखता है तो परेशान हो जाता है और बड़ी मेहनत से एक एक करके सारे टायर खोलकर उनमें दोबारा से हवा भरवाता है और उन्हें दोबारा ट्रैक्टर में फिट कर देता है। सारा दिन काम करने के बाद कृष्णा रात को ट्रैक्टर फिर घर के बाहर खड़ा कर देता है और पूरी रात घर की खिड़की पर बैठ के उसकी चौकीदारी करता है ताकि कोई ट्रैक्टर को खराब ना कर दे। ये देखकर कृष्णा की माँ उससे कहती है। माँ की बात सुनकर कृष्णा कहता है, लेकिन माँ, अगर किसी ने बांस में आग लगा दी तो? अरे बेवकूफ, अगर इतना ही डर है तो ट्रैक्टर में जाकर क्यों नहीं रहता? माँ की बात सुनकर कृष्णा को एक आइडिया आता है और वो अगले ही दिन एक छोटा सा तिरपाल लेकर अपने मिनी ट्रैक्टर में एक मिनी घर बना लेता है और उसी में रहने लगता है। अब कृष्णा ट्रैक्टर में ही खाता है, पीता है और काम करने के बाद उसी में सो जाता है। सभी लोग उसे समझाते हैं कि कृष्णा घर के आसपास एक चारदीवारी बना ले और उसमें ट्रैक्टर खड़ा करो। ऐसे ट्रैक्टर में घर बनाकर सोने में खतरा है। लेकिन कृष्णा किसी की बात नहीं सुनता और वो अपने ट्रैक्टर में बनाए मिनी घर में ही रहने लगता है। एक दिन कृष्णा दिन में सारा काम खत्म करके जब रात को अपने मिनी ट्रैक्टर घर में सो रहा था, तभी जोर की आंधी आती है और उसका तूफान उड़ जाता है। कृष्णा को सारी रात ठंड में ही बाहर काटनी पड़ती है। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले जब उसके मिनी ट्रैक्टर घर की हालत देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। और कृष्णा एक बार फिर अपनी बेवकूफ़ी के कारण सभी की हंसी का पात्र बन जाता है और उसे आखिरकार अपने घर के चारों ओर एक चारदीवारी बनाकर ट्रैक्टर उसके अंदर रखना पड़ता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, अगर पहले ही मेरी बात मान ली होती तो इस तरह लोगों की हंसी का पात्र न बनना पड़ता। माँ की बात सुनकर कृष्णा कहता है, हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, मैं समझदारी से ही काम लिया करूँगा। डंप ट्रक वाला। कन्हैया एक ड्राइवर था। वह एक कंपनी में डंप ट्रक चलाता था। उसका काम खदान से पत्थर लाकर कंपनी में पहुंचाने का था। वह बहुत ही घमंडी और गुस्से वाला था और छोटी छोटी बात पर लोगों से झगड़ा करने लगता था। एक दिन जब मशीन ऑपरेटर उसके ट्रक में पत्थर भर रहा था, अरे बस करो, हटाओ मशीन, मुझे अभी जाना है। अभी तो पूरी गाड़ी भी नहीं भरी, बस एक दो बार और पत्थर डालने दो। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि गाड़ी में कितना पत्थर भरना है।
ऐसा कहकर वह उससे झगड़ा करने लगता है। बाकी ड्राइवर दोनों की लड़ाई छुड़ा देते हैं और कन्हैया वहां से अपना डंप ट्रक लेकर चला जाता है। खदान और फैक्ट्री के रास्ते में गांव का एक छोटा सा बाजार आता है। कन्हैया बाजार के बीचों बीच डंप ट्रक खड़ा कर कुछ सामान खरीदने के लिए उतर जाता है, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग जाता है। तभी एक पुलिस वाला वहां आता है। अरे इस ट्रक का ड्राइवर कहाँ है? थोड़ी देर बाद कन्हैया वहां आता है तो पुलिस वाला उसे डांटते हुए कहता है, हटाओ अपना ट्रक यहाँ से। अरे साहब तो कहाँ खड़ा करूं, मुझे सामान भी तो लेना है। अरे यह कोई कार है क्या जो तुम इसे लेकर बाजार में सामान लेने आए हो? हटाओ इसे यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ देखा तो तुम्हें थाने में बंद कर दूंगा। अरे हाँ ठीक है साहब, मेरे लिए तो यह कार ही है। ऐसा कहकर कन्हैया अपना डंप ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। पुलिस वाले कन्हैया की शिकायत उसकी कंपनी में करते हैं। कंपनी का ऑफिसर कन्हैया को बुलाकर उससे कहता है, कन्हैया, हमें तुम्हारी काफी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। अगर तुम्हारी एक और शिकायत मिली तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हाँ अभी निकाल दो नौकरी से, तो तुम्हारा इतना बड़ा डंप ट्रक कौन चलाएगा? ऐसा कहकर वह गुस्से में अपना ट्रक लेकर चला जाता है और आदत अनुसार फिर मार्केट के बीचों बीच खड़ा कर देता है। दोनों तरफ जाम लग जाता है। तभी एक एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है। कन्हैया ट्रक से उतरकर सब्जी खरीदने लगता है। एक आदमी कन्हैया से कहता है, अरे ड्राइवर साहब, अपना ट्रक हटा लो, देख नहीं रहे एम्बुलेंस आ रही है। अरे जाओ यहाँ से, सब्जी लेते ही ट्रक हटा दूंगा। कन्हैया जैसे ही सब्जी लेकर ट्रक के पास जाता है तभी उसकी नजर एम्बुलेंस में लेटे अपने बेटे पर पड़ती है। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? एम्बुलेंस में बैठे स्कूल के मास्टर जी बोलते हैं, क्या ये तुम्हारा बेटा है? खेलते खेलते बेहोश हो गया है, इसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है और पता नहीं किस बेवकूफ ने यह ट्रक यहाँ खड़ा कर दिया है। कन्हैया तुरंत ही वहां से अपना ट्रक हटा देता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके गुस्से के कारण कभी भी किसी का नुकसान हो सकता है और वह कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करने की और ना ही अपना डंप ट्रक रास्ते में खड़ा करने की कसम खाता है। सीख, गुस्से में हम दूसरों का ही नहीं अपना भी नुकसान कर सकते हैं। ऑटो रिक्शा मरम्मत वाला। चांदपुर नाम के एक गांव में सूरज करके एक आदमी रहता था। सूरज एक ऑटो किराए पे लेके रोज चलाता था। ऐसे ही आए हुए पैसों में से किराए देकर बचे हुए पैसों से ही अपना घर चलाता था। लेकिन सूरज के पास कुछ खास पैसे नहीं बचते थे। इसीलिए एक दिन उसकी बीवी ने ऐसी बोली, देखिए जी, अब तक जो हो गया सो हो गया। आप ऐसा ही किराए के ऑटो चलाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। आपको एक नई ऑटो खरीदना है। अरे देवी, नया ऑटो चाहिए तो बहुत पैसे लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास मेरे मैके वाला दिया हुआ कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर एक ऑटो खरीदो। उन्हें बेचने पर भी सिर्फ एक सेकंड हैंड ऑटो का इंतजाम कर सकता हूँ। ठीक है, देखता हूँ। ऐसा बोला और गहने ले जाके उन्हें बेचकर एक ऑटो मैकेनिक विनोद के पास जाता है। अरे विनोद भाई, मुझे एक अच्छी सेकंड हैंड ऑटो चाहिए। मेरे पास 50,000 रुपए हैं। सूरज भाई, 50,000 में क्या सेकंड हैंड ऑटो? तुम भी पागल जैसा बातें करता है। अच्छा, ये बात है। अब मुझे कुछ नहीं पता, तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है सूरज भाई, मेरे साथ आओ। गांव के बाहर एक कारखाना है, उसके बाहर बहुत सालों से एक ऑटो पड़ा हुआ है। हम उसको लेके जाते हैं और उसको मरम्मत करते हैं। मुझे मालूम है उसकी इंजन बिल्कुल ठीक है। ऐसा तुम्हारे बजट में ही एक नया ऑटो हो जाएगा। आपकी मर्जी है भाई। ऐसा सूरज और विनोद जाकर उस ऑटो को ले जाकर मरम्मत करने लगते हैं। कुछ ही दिन में विनोद ऑटो को पूरी तरह नया जैसा बना देता है। उसी दिन 2 गुंडे आकर विनोद और सूरज को मारते हुए उसी कारखाने के अंदर लेके जाते हैं और उन दोनों को बहुत मारते हैं। कुछ ही देर में एक आदमी आता है। वह उस गांव का बहुत बड़ा शाहूकार है।
मेरा नाम रतनलाल है। और वह ऑटो कहाँ पर है? तभी सूरज ऐसा पूछता है। अरे सेठ जी, वह ऑटो तो यहीं पर पड़ा था। विनोद ही उसे ले जाकर मरम्मत किया। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या रे विनोद, साफ साफ बता दो कि उसके ऑटो का सीट कहाँ पर है? अरे सेठ जी, उसका सीट को तो आपका मैनेजर लेके गया है, क्योंकि वह तो कुछ काम का नहीं है ना। अच्छा ऐसा है, क्योंकि उस सीट में मेरा सारा सोना छिपा कर रखा है। ये बात सिर्फ मुझे और मेरे मैनेजर को पता है। आप सच बोलते हैं तो बच जाएंगे। सेठ जी मैनेजर को बुलवाकर बहुत मारता है। तभी मैनेजर अपना गलती कबूल कर लेता है। अरे सर जी, मुझे माफ कर दो। मैं ही आपका ऑटो बेचकर सीट को चुरा लिया है और आपको बोला है कि ऑटो को चोर ले गया है। माफ करो मुझे। सच जानने के बाद सेठ जी विनोद और सूरज को छोड़ देता है। तब से सूरज ईमानदारी के साथ अपना मरम्मत किया हुआ पुराना ऑटो को चलाकर खुशी से रहने लगा। एटीएम चोर। चंदू बचपन से ही बस स्टैंड पर भीख मांगता था। थोड़े थोड़े करके उसे अपने खाने के लिए पैसे तो मिल जाते थे, पर अब वह बड़ा हो गया था। वह एक दिन सोचने लगा कि अधिक पैसों को इकट्ठा करने के लिए क्या करे। मेरे पास इतना धन नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खाना और कपड़े पहनने का शौक़ है। मैं तो सदा लोगों से मांग मांग कर पैसे इकट्ठा ही करता रहता हूँ, पर कभी अपने शौक़ के लिए 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि अगर मैं सूट पहनकर घूमूंगा तो कोई मुझे भीख नहीं देगा। अब तो अपने शौक़ दबाने की आदत ही हो गई है। चलो गिनकर देखता हूँ आज कितने पैसे हो गए, फिर सोचूंगा क्या करना है। चंदू पैसे गिनना शुरू कर देता है। तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार लगे एटीएम मशीन पर जाती है, जहाँ एक आदमी पैसे निकाल रहा था। वह उससे जाकर भीख मांगता है। दे दे बाबू, भूखे को रोटी के लिए 5-10 रुपए दे दे बाबू। अरे तुम्हें भीख मांगते शर्म नहीं आती? हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे बाबू, मुझे क्या समझा रहे हो? आपने भी तो अभी भीख मांगी है इस मशीन से। यह सुनकर वह आदमी हंसने लगता है और उसे समझाता है। अरे भैया, ये तो मेरे अपने जमा किए हुए पैसे हैं। और वह चंदू को एटीएम मशीन और कार्ड के बारे में बताता है। चंदू ने कई दिनों तक एटीएम के बाहर खड़े होकर देखा और सोचा कि इससे पैसे निकालने के लिए क्या करे। फिर उसे एक तरकीब सूझी। आ गया आइडिया आ गया। मैं समझ गया मुझे इससे पैसे कैसे निकालने हैं। फिर वह सभी भिखारियों को इकट्ठा कर कहता है कि उसने बैंक वालों से मिलकर उनके लिए यह एटीएम खोला है, ताकि वे अपने पैसे जमा करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अरे यह तो बहुत अच्छा हुआ। लो भाई चंदू, मेरे पैसे भी जमा कर दो। हाँ, ये ठीक है। मैं अपने देश की सरकार से भी कहूँगा भिखारियों के लिए हर शहर में एटीएम खोले। कुछ दिनों तक सब अच्छा चला। भिखारी चंदू को पैसे देते, वो एटीएम में जमा करने का दिखावा करता और आवश्यकता पड़ने पर भिखारियों को चंदू पैसे वापस भी कर देता। एक दिन चंदू ने कहा, अरे बाप रे, एटीएम तो खराब हो गया। अरे भाई लोग, जरा मेरी सहायता करो इसे खोलने में। सभी भिखारी चंदू की मदद करने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता चंदू उनसे एटीएम में चोरी करवा रहा है। एटीएम मशीन खोलते ही बैंक और पुलिस स्टेशन में अलार्म बज उठता है और पुलिस वाले आकर सभी भिखारियों को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो भीख मांगते मांगते चोरी करने लगे। चलो सब जेल में, वहां जाकर भीख मांगना। और पुलिस सबको पकड़कर कैद कर देती है। बिरयानी की खुशबू। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया राजेंद्र था। राजेंद्र का एक बेटा और बहू थे। बेटा तो बहुत नालायक था, पर बहू बहुत ही समझदार थी। राजेंद्र एक चाय और समोसे का ठेला लगाता था और अपना घर चलाता था। उसका बेटा लल्लन तो बस इधर उधर घूमता ही रहता था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब सारा दिन अपने ठेले पर काम नहीं कर सकता। तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हें मेरे व्यापार में अपना साथ देना चाहिए।
नहीं पिताजी, मुझसे यह नहीं होगा। मैं तो सारा दिन एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। मैं कल से आपके साथ ठेले पर जाऊंगी, आपकी मदद भी करूंगी। पर बेटा। मना मत कीजिए पिताजी, मुझे अपने साथ ले जाना मत भूलिए। मैं भी आपके बेटे की तरह हूँ। ठीक है बेटा, तुम कल मेरे साथ चलना। अगले दिन लल्लन की पत्नी ने सुबह सुबह उठकर थोड़ी बिरयानी बना ली और अपने ससुर के साथ चल दी। ये मेरी बहू है, आज से ये मेरी मदद करेगी, आपको गरम गरम समोसे खिलाएगी। ये बहुत गुणी है। राजेंद्र, आज मुझे बहुत भूख लगी है, क्या और कुछ भी है खाने को? वैसे कहीं से बिरयानी की खुशबू आ रही है। मैं थोड़ी बिरयानी लाई हूँ, क्या आप वो खाना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, खिलाओ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट बनी है। रोज लाया करो, इसे खाने के लिए तो लाइन लग जाएगी। बेटी, ये काम अच्छा है, क्या कहती हो? हाँ पिताजी, इससे हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। कल से मैं ज्यादा बिरयानी बना कर लाऊंगी। कुछ ही दिनों में उनका बिरयानी का कारोबार इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दुकान ले ली और उसे होटल बना लिया। पिताजी, आप दोनों ने इतनी मेहनत करके होटल बना लिया है। अब मैं भी इधर उधर घूमकर थक गया हूँ। आप कहें तो मैं आपके साथ मिलकर बिरयानी और चाय समोसे बेचूं? हाँ बेटा, बहू ने तो इस काम को इतना बढ़ा दिया कि अब हमें और लोग चाहिए जो हमारी मदद करें। अगर तुम भी हमारा साथ दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। सीख, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मेहनत किया जाए तो छोटा काम भी बड़ा हो सकता है। सुनहरे बांस का हैंडपंप। रामू डूंगरपुर गांव में अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। रामू बहुत अच्छा कारीगर था। वो पास के जंगल से बांस काट कर लाता और अपनी पत्नी कमला के साथ मिलकर बांस की बड़ी ही खूबसूरत चीज़ें बनाया करता था, जैसे कि बांस के खिलौने, बांस का फर्नीचर, बांस की कुर्सियाँ, और उन्हें पास के शहर में जाकर दुकान में बेच दिया करता था। उसके बनाए बांस के खिलौने और फर्नीचर की सभी तारीफ किया करते थे। अरे आओ भाई रामू, आज क्या लाए हो? सेठ जी, आज मैं बांस की कुर्सियाँ और मेज लाया हूँ। अरे भाई, तुम्हारा वो बांस का बना हुआ सोफा बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में। अगली बार तुम सोफा बना कर लाना, बहुत डिमांड है उसकी। ठीक है सेठ जी। वो सेठ जी कुछ पैसे, हाँ, तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बैंक में डाल दूंगा। और ये लो, कुछ पैसे रख लो खर्चे पानी के लिए। अरे कमला, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाया हूँ। ये नई साड़ी, ये गहने। अजी, आज क्या हमारी लॉटरी लगी है? अरे नहीं कमला, लॉटरी नहीं, आज सेठ जी ने इनाम दिया है हमें। मैं कहती हूँ कुछ पैसे बुरे वक्त के लिए भी बचा कर रखो जी। हाँ, ठीक है कमला, मैं बचा रहा हूँ, लेकिन अभी तो तुम्हें मिठाई खाओ और नई साड़ी पहनो। रामू और कमला बहुत खुश थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण दुकानें बंद होने लगी, बाजार बंद होने लगे और लोगों ने खरीदारी करना कम कर दिया। इसकी वजह से रामू और उसकी बीवी का काम भी कम हो गया। वे दोनों भी अपने गांव में ही बंद कर रह गए और धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। एक दिन जब दोनों पति पत्नी अपने आंगन में बैठे हुए थे, तभी उन्हें बाहर लोगों के लड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रामू ने जब बाहर जाकर देखा तो पानी के हैंडपंप के पास कुछ लोग झगड़ रहे थे। वे लोग गांव के सरपंच से शिकायत कर रहे थे। सरपंच जी देखिए, फिर से पानी गंदा आने लगा, ऐसा कब तक चलेगा? हाँ सरपंच जी, कुछ कीजिए। शांत हो जाओ भाइयों, मैं इस समस्या का कोई उपाय ढूंढता हूँ। रामू ने जब बाहर जाकर बात जाननी चाही तो उसे पता चला कि गांव के जितने भी हैंडपंप हैं उनकी सारी पाइपें गल चुकी हैं और सभी में गंदा पानी आ रहा है। और सरपंच ने बताया कि वे पानी की पाइपें बदल बदल कर परेशान हो चुके हैं। कुछ ही समय में लोहे की पाइपें जंग लगकर गल जाती हैं। सरपंच की बात सुनकर रामू को एक आइडिया आया और रामू ने गांव वालों के आगे बांस का हैंडपंप बनाने का प्रस्ताव रखा और उसमें पाइपें भी बांस की लगाने के लिए कहा। गांव वालों को रामू का आइडिया पसंद आया और रामू ने एक पानी का हैंडपंप पूरा बांस का तैयार किया और उसमें पाइपें भी बांस की लगाई। और जब लोगों ने उस हैंडपंप से पानी खींचकर पिया तो पानी बहुत ही मीठा आने लगा, क्योंकि वो बांस था, उसमें जंग भी नहीं लगा।
और इस तरह रामू का बांस का हैंडपंप बनाने का आइडिया फेमस हो गया। अब उनके गांव में ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी बांस का हैंडपंप बनाने लगे और रामू ने मौके में अवसर की तलाश की और उसका काम चल निकला। और इस तरह ये बांस का हैंडपंप रामू के लिए जादुई सुनहरा हैंडपंप साबित हुआ और वे दोनों पति पत्नी फिर से खुशहाली से रहने लगे। सुंदर नगर में अमित नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन वह मायूस होकर गांव के चबूतरे पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग स्कूल टीचर वहां से गुजरे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। अरे कौन? अमित, कैसे हो बेटा? क्या कर रहे हो आजकल? बस गुरुजी, इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ सबको। बहुत दुखी लग रहे हो बेटा। हाँ गुरुजी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई काम नहीं मिला। बेटा, तुम तो होशियार हो, मेहनती हो, कुछ भी काम कर लो। कल से तुम मेरे बेटे की मोटर वर्कशॉप में आ जाओ। अमित अगले ही दिन से गुरुजी के बेटे विक्रम की मोटर वर्कशॉप में काम करने लगता है। वह काम में इतना निपुण होता है कि किसी भी गाड़ी को देखते ही देखते ठीक कर देता है। एक दिन खाली बैठे बैठे उसके मन में कुछ नया करने का विचार आया, तो उसने विक्रम से कहा, विक्रम भाई, क्या मैं वर्कशॉप में पड़ा पुराना सामान इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। अमित अगले ही दिन से काम के साथ साथ खाली समय में अपना आविष्कार करने में लग जाता है। वह एक वैन की फ्रेम पर एक बड़ा इंजन रखकर उसमें गियर बॉक्स फिट कर देता है और उसमें बड़े और पतले टायर लगाता है। कुछ ही दिनों में वह एक ऐसी गाड़ी तैयार करता है जो दिखने में तो वैन जैसी लगती थी, लेकिन उसकी ऊंचाई काफी थी। वह गाड़ी इतनी ताकतवर थी कि किसी भी तरह के उबड़ खाबड़ रास्ते पर बड़े आराम से चलती थी। अमित और विक्रम जब अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकले तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। तभी गांव के चौराहे पर पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को रोककर कहा, ऐसा नमूना लेकर निकलोगे तो तुम किसी को मार डालोगे। दोबारा इसे सड़क पर लेकर मत आना। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है और पूरे गांव में पानी भर जाता है। कोई भी गाड़ी इस भरे पानी में नहीं चल पाती। इस कारण गांव वालों तक मदद नहीं पहुंच पाती है। तभी अमित अपनी गाड़ी को चलाना शुरू करता है। उसकी गाड़ी ऊंचे होने के कारण पानी में नहीं डूबती और ताकतवर होने के कारण पानी में बड़े आराम से चल पड़ती है। वह अपनी गाड़ी में खाने पीने का सामान और दवाइयां रखकर बाढ़ के पानी से घिरे लोगों के घर घर तक पहुंचाता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और बाढ़ का पानी खत्म होने पर गांव के सभी लोग अमित और विक्रम को सम्मानित करते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, हमें हर किसी के काम का सम्मान करना चाहिए। पता नहीं कब किसी की बनाई चीज हमारे काम आ जाए। चतुर भाई। राम और श्याम की शादी हो चुकी थी। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन आए दिन उनकी पत्नियां आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा करती थीं। हाँ, मेरा पति बड़ा है, घर का मुखिया वही है। देखो दीदी, बहुत हुआ। ये इस तरह से रोब मारना बंद करो। हम छोटे हैं तो क्या हुआ, बराबर की कमाई करता है मेरा पति। इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझ गई? और अगर मुझे ज्यादा परेशान किया तो पुलिस बुला लूंगी। इस तरह की लड़ाइयाँ हर रोज होती रहती थीं। अब दोनों भाइयों में भी मनमुटाव रहने लगा। तो एक दिन राम सरपंच के पास जाता है और सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरे घर का माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। हम दोनों की पत्नी आपस में खुशी खुशी रहने को तैयार ही नहीं। हम दोनों भाई साथ रहना तो चाहते हैं, मगर आप समझ रहे हैं ना। सरपंच अगले ही दिन उसके भाई श्याम से मिलता है और पूछता है, क्यों भाई श्याम, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? कल मेरी मुलाकात राम से हुई, वो काफी परेशान था, तुम क्या कहते हो? अरे वो राम की बातों में मत आइए आप। बहुत चालाक है मेरा बड़ा भाई। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ, वो बहुत कमीना है। उसके मन में लोभ है, ईर्ष्या है। सरपंच समझ जाता है कि दोनों भाई एक साथ रहना नहीं चाहते और छोटा भाई बहुत ज्यादा चतुर भी है।
सरपंच उनके घर जाता है और उनके घर का बंटवारा कर देता है, लेकिन उनके घर में बस एक ही गाय थी। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो एक गाय का बंटवारा कैसे करे। इतने में श्याम बोलता है, अरे सरपंच जी, इसमें क्या बड़ी बात है, एक ही घर की बात है ना। आगे का हिस्सा बड़े भैया का और पीछे का हिस्सा मेरा, बोलिए ठीक है ना। चतुर भाई के ऐसा कहने पर राम हामी भर देता है। श्याम गैया का दूध निकालता है और दूध, घी और दही खाता है। यह देखकर राम हैरान रह जाता है। राम को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन राम समझ नहीं पाता कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो अपने भाई को सबक सिखा सके। राम की पत्नी बहुत समझदार थी। अगले दिन वो गाय को चारा ही नहीं डालती। शाम हो जाती है। उसकी देवरानी बहुत देर तक दूध निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दूध ही नहीं देती है गाय। हाय राम, आज तो गैया दूध ही नहीं दे रही। अजी सुनते हो? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? आज तो गैया ने दूध ही नहीं दिया। लगता है बड़ी भाभी गैया को कुछ खिलाती नहीं। आगे का हिस्सा तो उनका है ना। तभी जेठानी बाहर आती है और देवरानी से कहती है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इतनी चतुराई तुमने उस दिन दिखाई कि पिछला हिस्सा हमें दे दो। तो याद रखो, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक इसे मैं चारा देने वाली नहीं। तो फिर दूध कहाँ से देगी? अब श्याम और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोनों जेठानी और राम से माफी मांगते हैं और इस तरह प्यार मोहब्बत के साथ एक बार फिर राम और श्याम की पत्नियां गले लग जाती हैं। राम और श्याम भी गले लग जाते हैं और फिर से एक बार सभी परिवार वाले एक साथ रहने लगते हैं। 3 सर वाली जादुई मुर्गी। गोपी और उसकी पत्नी मुर्गियां पाला करते थे। उन्हें पालते, उनके अंडों को गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बेच दिया करते थे। गोपी का एक बेटा था, चंदा। चंदा बहुत प्यारा था और उसे हर समय मुर्गियों के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। धीरे धीरे अंडों के कारोबार के साथ साथ उसके पिता ने मुर्गियों को बेचना भी शुरू कर दिया। इस बात से अब चंदा बहुत खामोश और निराश रहने लगा। एक दिन उसने सोचा, ये सब मेरे दोस्त हैं। इस तरह से तो सभी मुर्गियां एक एक करके मुझसे दूर हो जाएंगी। मैं कैसे रहूंगा? मुझे माँ से बात करनी चाहिए। चंदा अपनी माँ के पास जाता है और अपने दिल की बात कहता है। उसकी माँ उसे समझाती है, अरे मेरे लल्ला, कैसी बातें करता है। अरे हमारा तो व्यापार ही ये है, अंडे बेचना, मुर्गियाँ बेचना। अब अगर यही बंद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? और तुझे तो बड़ा अफसर बनना है। जब तू बड़ा होके बहुत ही बड़ा अफसर बन जाएगा ना, तब देखना ये सारे काम हम बंद कर देंगे। हाँ, चल जा, अपना दूध पी और सो जा। अपनी माँ की बात से चंदा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। वो रात में उठता है और एक मुर्गी का ढांचा बनाता है। 2 सर बनाकर एक अपनी पसंदीदा मुर्गी के सर के अगल बगल लगा देता है और अगले दिन शोर मचाकर कहता है, अरे माँ देखो देखो, ये तो 3 सर वाली मुर्गी है। लगता है जादुई है। अब हम इसे नहीं बेचेंगे, अब मैं इसके साथ खेलूंगा। गत्ते के बने हुए टूटे फूटे सरों को देखकर चंदा के माता पिता समझ जाते हैं कि चंदा उनके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। लेकिन उसका दिल रखने के लिए उसकी माँ अपने पति को इशारा करके कहती है, सुनो जी, मैं समझ गई हूँ। ये इतना बड़ा नाटक इसीलिए कर रहा है कि कम से कम एक मुर्गी दोस्त इसकी बच जाए। अपने बच्चे के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। आप भी यही दिखावा करो कि ये सच की मुर्गी है जो उसके 3 सर हैं और आप इसे नहीं बेचोगे। वादा करोगे ना? हाँ हाँ ठीक है, अपने बच्चे के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। दोनों पति पत्नी इस तरह का दिखावा करते हैं कि जैसे वो जानते हैं कि मुर्गी सच में 3 सर की है और जादुई है, लेकिन फिर भी वो उससे डरते हैं और उसे अपने घर से बाहर जाने ही नहीं देते। और इस तरह अब चंदा अपनी प्यारी मुर्गी दोस्त के साथ हमेशा के लिए खुश रहता है। देखा मुर्गी, मैंने तेरी जान बचाई। थोड़ा झूठ बोलना पड़ा, पर क्या करूं, दोस्ती के लिए ये बहुत जरूरी है ना।